हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। हमारा 10th चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है विभिन्न संदर्भों में सरोकार और आवश्यकताएं, जिसमें हमने पार्ट ए स्टार्ट किया था और इसमें हम पढ़ रहे हैं न्यूट्रिशन, हेल्थ एंड हाइजीन, जिसे हमने दो पार्ट में कंप्लीट किया है। आज हम इसका थर्ड पार्ट स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है वाटर सेफ्टी यानी जल सुरक्षा। तो स्टूडेंट्स, हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं जिसमें हम जल की सुरक्षा के बारे में पढ़ेंगे, जल के उपयोग के बारे में, किन कारणों से जल दूषित हो जाता है और घरेलू रूप में इस जल को शुद्ध करने के क्या क्या उपाय हैं, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले स्टूडेंट्स, मैं आपको कहना चाहूंगी कि आप प्लीज मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करने में कोई कमी ना रखें। तो हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम जल की उपयोगिता के बारे में जानेंगे, उसके महत्व के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है उसमें जल जो है वो हमारे जीवन की विशेष आवश्यकता है। जल के बिना हमारा जीवन अधूरा है, तो इसको सुरक्षित करना बहुत आवश्यक है। इसे वेस्ट नहीं किया जाना चाहिए, इसका सदुपयोग किया जाना अति आवश्यक है। जल हमारे शरीर का मूल आधार है। हमारे शरीर में सभी जैविक और रासायनिक क्रियाएं तरल माध्यम में संपन्न होती है। हमारे शरीर में जितनी भी आंतरिक क्रियाएं हो रही हैं वह सब जैविक और रासायनिक क्रियाएं जो हो रही है वो उसके लिए जल का होना अति आवश्यक है। अब यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन बनता है कि जल मानव शरीर के लिए किस प्रकार उपयोगी है, समझाइए। या हम यहाँ पे यह भी क्वेश्चन बना सकते हैं कि जल की उपयोगिता का वर्णन कीजिए। जल की महत्ता और उसकी उपयोगिता के बारे में जानेंगे। जल शरीर के ताप को नियंत्रित करता है। जल शरीर के रक्त को संतुलित अवस्था में रखता है। इसके अतिरिक्त जल की कमी से रक्त गाढ़ा हो जाता है, जिसके कारण इसका परिवहन धीमा पड़ जाता है। यानी रक्त के परिसंचरण के लिए, उसके संचरण के लिए हमें जल की आवश्यकता होती है। शरीर में जल की कमी से यकृत भी अपना काम सुचारू रूप से नहीं कर पाता, जिससे पसीना भी कम निकलता है और शरीर के विकार भी नहीं निकल पाते। यानी जितना भी हमारा वेस्ट मटेरियल होता है जो कि हमारे शरीर से बाहर निकलना चाहिए, वह जल के प्रभाव से ही बाहर निकलता है। शरीर में अवशोषित ग्लूकोज का शरीर के विभिन्न अंगों में वितरण जल के द्वारा ही संभव होता है। तो स्टूडेंट्स, ये वे कार्य हैं जो कि जल के द्वारा हमारे शरीर में संपन्न होते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल हमारे दैनिक जीवन में किस प्रकार उपयोगी है, अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। तो जल का हमारे दैनिक जीवन में उपयोग है। पहला उपयोग है कि हम व्यक्तिगत स्वच्छता जैसे नहाने धोने, कपड़े धोने इत्यादि में इसका प्रयोग किया जाता है। भोजन पकाने में भोजन को पकाया जाता है, जल के द्वारा पकाया जाता है। सब्जियों को धोना, दालों को धोना और भोजन के निर्माण के दौरान जल का प्रयोग किया जाता है तथा साफ सफाई के लिए जल का उपयोग किया जाता है। विभिन्न प्रकार की फसलों को उगाने में जल का प्रयोग किया जाता है। फसलों के उत्पादन में भी जल का उपयोग किया जाता है। जल के द्वारा ही फसलों का निर्माण होता है, फसलें की वृद्धि होती है। सड़कों, नालियों जैसे सार्वजनिक उपयोग के साधनों की सफाई के लिए जल का प्रयोग किया जाता है। सड़कों पे, नालियों पे, शौचालयों में सब जगह जल का उपयोग किया जाता है। बिजली तथा औद्योगिक उत्पादों के लिए भी जल अनिवार्य है। तो जल हमारे जिंदगी के लिए अति आवश्यक है, हमारी जिंदगी की मांग है। जल के बिना जीवन अधूरा है। तो इसके हमारे दैनिक जीवन में भी उपयोग है और हमारे शरीर में भी जल का उपयोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अशुद्ध जल पीने से शरीर पर होने वाले प्रभावों का वर्णन कीजिए। अगर जल शुद्ध नहीं होगा और हम प्रदूषित या अशुद्ध जल का उपयोग करेंगे तो वह हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियां पैदा कर सकता है। उसमें वो है, अशुद्ध जल के सेवन से कई जानलेवा बीमारियां जैसे हैजा, अतिसार, जिसमें लूज वोमिटिंग आने लग जाती है, लूज मोशन होने लग जाते हैं, पैचिश, पीलिया, टाइफाइड, त्वचा के कई रोगों से व्यक्ति ग्रसित हो सकता है।
यदि जल में छोटे छोटे कण जैसे लकड़ी, रेत आदि विद्यमान हो तो यह हमारे आंतों में घर्षण पैदा करते हैं। इसके अतिरिक्त विभिन्न प्रकार के कृमि के अंडे पानी में तैरते रहते हैं। बहुत सारे सूक्ष्म जीव होते हैं जिनके अंडे पानी में तैरते रहते हैं। यदि हमने संदूषित जल या अशुद्ध जल का सेवन करेंगे तो ये जो कृमि है ये हमारे पेट में पहुंच जाएंगे और वहां पे जितने भी पोषक पदार्थ होंगे वो ये कृमि लेने लग जाएंगे और हमारे शरीर का वृद्धि और विकास नहीं हो पाएगा। इसके अतिरिक्त हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न होने का डर रहेगा। ये जो अंडे होते हैं वो शरीर में पहुंचकर मनुष्य के द्वारा अवशोषित भोजन का अंश खा लेते हैं। इस प्रकार मनुष्य अपने पोषण से वंचित हो जाता है। मनुष्य का स्वयं का पोषण नहीं हो पाता है। जल में घुलनशील लवण जैसे कैल्शियम और मैग्नीशियम सल्फेट, क्लोराइड्स की अधिक मात्रा होने पर अतिसार और कई प्रकार की पाचन संबंधी बीमारियां हो सकती है। तो ये कुछ बीमारियां हैं जो कि अशुद्ध जल के सेवन से हो जाती है, जिसमें हैजा, अतिसार, जिसमें वोमिटिंग आने लग जाती है, लूज मोशन होने लग जाता है, हमारे शरीर का जो पानी है वो बाहर निकल जाने लग जाता है। और पैचिश पैचिश में क्या होता है कि रक्त की दस्तें लगने लग जाती है, पीलिया रोग होने लग जाता है, टाइफाइड हो सकता है जिसमें बुखार आने लग जाता है और हमारे शरीर के जो पाचन संस्थान है उनका विकार हो जाता है। तो ये कुछ बीमारियां हैं जो कि अशुद्ध जल के कारण हो जाती हैं। फोर्थ क्वेश्चन है कि शुद्ध जल में किन किन गुणों का होना आवश्यक है। वो कौन सा जल होगा जिसे हम शुद्ध जल कहेंगे। तो यह शुद्ध जल हेतु जल रंगहीन, उसमें कोई रंग नहीं होना चाहिए गंधहीन, स्वादहीन तथा निर्मल होना चाहिए। जल का कोई स्वाद नहीं होता है, जल में कोई स्मेल नहीं आनी चाहिए और वह रंगहीन होना चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार की अघुलनशील अशुद्धियां नहीं होनी चाहिए। जल का जो पीएच है वो 7 होना चाहिए। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि जल का पीएच कितना होना चाहिए, तो जल का पीएच 7 होना चाहिए। शुद्ध जल अवांछनीय रसायनों से रहित होना चाहिए, उसमें अलग से किसी प्रकार के रासायनिक तत्व नहीं होने चाहिए। यदि पेयजल में रसायन जैसे फ्लोराइड, नाइट्रेट व अन्य लवणों की मात्रा सुरक्षा मानकों के अनुरूप ना हो, यानी कि जितने सुरक्षा मानक निर्धारित किए गए हैं जल के लिए, अगर उससे अधिक होगी तो वह जल पीने योग्य नहीं होगा। शुद्ध जल में किसी प्रकार के रोगाणु नहीं होने चाहिए, यानी जल रोगाणु मुक्त होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने 2 नए क्वेश्चन पढ़े जिसमें है कि अशुद्ध जल पीने से हमारे शरीर पे क्या प्रभाव पड़ता है और शुद्ध जल के कौन कौन से गुण होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे हम जानेंगे कि पीने के पानी में अशुद्धता के निम्नलिखित कारण हो सकते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न बनता है कि पीने के पानी में अशुद्धता के कौन कौन से कारण हो सकते हैं। तो पहला कारण है कि पीने वाला पानी कई बार असावधानी के कारण घरों की नालियों के गंदे पानी की जलधारा में मिलने से दूषित हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि जो पाइपलाइंस होती हैं वो टूट जाती हैं और जो गंदा पानी होता है वो स्वच्छ पानी के साथ मिल जाता है और हमारे घरों में गंदा पानी आने लगता है, अशुद्ध जल आने लगता है। जल के मूल स्थान के निकट वस्त्र या बर्तन धोने, स्नान करने या पास में गंदा जल एकत्रित होने से जल अशुद्ध हो जाता है। कई बार जहां से जल हम ले रहे हैं उसके आसपास के एरिया में अगर सफाई नहीं होगी तो वह पीने का जो जल है वो भी अशुद्ध हो जाएगा। जल स्रोत के निकट फैक्ट्री या कारखानों से निकलने वाले जो गंदगी है वो जल में जो शुद्ध गंदगी जो जल शुद्ध जल है उसमें गंदगी मिल जाती है जिसके कारण कि जल प्रदूषित हो जाता है। तो ये कुछ कारण है जिनके कारण कि जल शुद्ध जल है वो अशुद्ध हो जाता है। पहला कारण था कि शुद्ध जल की जो पाइपलाइंस हैं उसमें कई बार टूट जाती है पुरानी होने के कारण या अन्य कारणों के कारण, तो उसमें जो अशुद्ध जल है वो मिल जाता है और हमारे घरों के जो नल हैं उनके अंदर खराब और संदूषित पानी आने लगता है। कई बार जो फैक्ट्रीज का जो वेस्ट मटेरियल है, कल कारखानों का जो वेस्ट मटेरियल है वो शुद्ध जल के अंदर भेज दिया जाता है जिसके कारण जल संदूषित या प्रदूषित हो जाता है।
अब है कि पानी को पीने योग्य बनाने के लिए और सुरक्षित बनाने के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं। तो इसकी 3 विधियां हैं। पहला है भौतिक विधि, दूसरा है रासायनिक विधि और तीसरा है यांत्रिक विधि। जो भौतिक विधि है उसे 2 भागों में बांटा गया है, जिसमें पानी को उबालकर और जल को छानकर शुद्ध किया जा सकता है। रासायनिक विधि यानी कि जल के शुद्धिकरण के लिए कुछ रसायनों का उपयोग किया जाता है। उसमें है फिटकरी का प्रयोग करना, क्लोरीकरण करना और ब्लीचिंग करना। इसमें ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है। और नेक्स्ट है यांत्रिक विधियां, यानी कुछ मैकेनिकल प्रोसेस है, यंत्रों का प्रयोग किया जाता है जल को शुद्ध करने के लिए। तो विभिन्न प्रकार के फिल्टर हैं जो कि मार्केट में अवेलेबल है, उनका उपयोग किया जाता है जल को शुद्ध करने के लिए। फिफ्थ क्वेश्चन है, जल को शुद्ध करने की भौतिक विधि का वर्णन कीजिए अथवा जल को उबालकर। यहाँ पे एक क्वेश्चन तो ये बनता है कि इसकी भौतिक विधि के नाम से भी ये प्रश्न पूछा जा सकता है, और दूसरा है कि जल को उबालकर किस प्रकार पीने योग्य बनाया जा सकता है, और ये जो उबालने की विधि है इसके लाभ और हानियों के बारे में बताइए। तो यह सबसे उपयोगी विधि होती है जिसमें जल को उबाला जाता है, और यह सुरक्षित विधि होती है। यह पानी को पीने के लिए सुरक्षित बनाने की सबसे आसान और विश्वसनीय विधि है। यह पानी को साफ करने की भौतिक विधि है। इसमें पानी को साफ बर्तन में 20 से 25 मिनट तक 100 डिग्री सेल्सियस पे या 212 डिग्री फ़ारेनहाइट तापक्रम पर उबाला जाता है। तो इसमें एक कंटेनर लिया जाता है जिसमें पानी को 20 से 25 मिनट तक उबाला जाता है। तो स्टूडेंट्स, आपके जब ये क्वेश्चन आएगा तो आपको ये लाइन लिखनी बहुत ज्यादा जरूरी है कि पानी को कब तक उबाला जाना चाहिए। तो पानी को 100 डिग्री सेल्सियस तक उबाला जाना चाहिए, और या फिर हमें पानी को 20 से 25 मिनट तक उबालना चाहिए। ऐसा करने से उसमें उपस्थित लगभग सभी रोगाणु नष्ट हो जाते हैं और पानी की जो अस्थायी कठोरता है वो दूर हो जाती है। ठंडा होने पर पानी को छानकर फिर से साफ बर्तन में संग्रहित कर लिया जाता है। उबले पानी को उसी बर्तन में रहने देना चाहिए, क्योंकि जो उबला हुआ पानी है वो अब शुद्ध पानी है। इसे अगर हम दोबारा किसी दूसरे बर्तन में डालेंगे तो वो जो बर्तन है वो साफ होना चाहिए। अगर वो गंदा होगा तो वो पानी को फिर से संदूषित या प्रदूषित कर देगा, जिससे वह दोबारा से गंदा ना हो। यदि बर्तन बदलना पड़े तो दूसरा बर्तन जो हम ले रहे हैं वो साफ बर्तन होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम जो पढ़ेंगे जिसमें हमारा क्वेश्चन में था कि इसके लाभ और हानियां क्या है। तो उबालने से पानी में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। आप अगर उबला हुआ पानी का सेवन करेंगे तो आप देखेंगे उसका टेस्ट थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, ये स्वादहीन हो जाता है। इसके लिए उबले पानी को एक साफ बर्तन से दूसरे साफ बर्तन में उडेला जाता है तो फिर से इसमें स्वाद आ जाता है। जब जैसे 2 बर्तन लेंगे और उसमें उबला हुआ पानी उडेलेंगे, एक बार एक बर्तन में डालेंगे और दूसरी बार दूसरे बर्तन में डालेंगे, जिससे क्या होगा कि पानी का जो टेस्ट है वो वापस आ जाएगा। अब इस विधि के लाभ क्या है कि इस विधि में किसी विशेष उपकरण की आवश्यकता नहीं होती, और अतः ये जो विधि है ये बहुत ही सिंपल मेथड है। बॉइलिंग मेथड है वो बहुत ही सिंपल मेथड है। इस विधि के द्वारा जल में उपस्थित लगभग सभी जीवाणु नष्ट हो जाते हैं, अतः जल को पीने योग्य बनाने के लिए यह सुरक्षित विधि है। अब इसकी कमियां या इसकी हानियां क्या है कि पानी को पीने योग्य बनाने के लिए पानी को उबालकर फिर से ठंडा करने में समय अधिक लगता है, और इसमें ईंधन की खपत भी ज्यादा होती है। तो यह जो विधि है यह थोड़ी महंगी हो जाती है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने पहली भौतिक विधि के बारे में पढ़ा, जिसमें कि हमने उबालने के बारे में पढ़ा। ये विश्वसनीय विधि है, और इसकी इंपॉर्टेंट लाइन ये है कि इसमें पानी को 20 से 25 मिनट तक उबालना चाहिए या 100 डिग्री सेल्सियस पर उबालना चाहिए। और इसमें जो पानी है वो उबालने के बाद स्वादहीन हो जाता है। इसमें और वह क्यों हो जाता है? क्योंकि उसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। इसे वापस स्वाद युक्त बनाने के लिए, वापस पानी का टेस्ट लाने के लिए इसे 2 बर्तन लेके उसमें उडेला जाता है तो पानी का टेस्ट वापस आ जाता है। नेक्स्ट इज, अब हम नेक्स्ट विधि के बारे में पढ़ेंगे कि नेक्स्ट विधि है छानने की प्रक्रिया। पहला हमने उबालने की प्रक्रिया पढ़ा और दूसरा है छानने की प्रक्रिया। इसे आगे 2 भागों में बांटा गया है। पहला है मलमल के कपड़े से छानना,
यह एक परंपरागत विधि है जिसमें सूक्ष्म वस्त्र जैसे मलमल के कपड़े के द्वारा पानी को छाना जाता है। इसमें मलमल के कपड़े के अलावा ये जो प्लास्टिक की फिल्टर होता है उसका भी उपयोग किया जा सकता है। इसके द्वारा छना पानी पूरी तरह से सुरक्षित नहीं होता। मलमल का कपड़ा जीवाणुओं, अशुद्ध गैसों और घुलनशील अशुद्धियों को रोक नहीं सकता है। अतः यह बहुत ज्यादा उपयोगी विधि नहीं है कपड़ों का। और इसमें यह ध्यान रखना चाहिए कि जो कपड़ा उपयोग में लिया जा रहा है वो साफ होना चाहिए। इसमें हर समय ये कपड़ा साफ होना मुश्किल रहता है। अतः इस विधि के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि जिस वस्त्र का या छलनी का उपयोग किया जा रहा है वो साफ होनी चाहिए। अब इसमें नेक्स्ट मेथड है जिसमें है कि 4 घड़ों से छानने की विधि। जल को पीने योग्य बनाने के लिए यह एक परंपरागत विधि है। इस विधि में मिट्टी के 4 घड़े एक विशेष प्रकार के स्टैंड पर लिए जाते हैं। ये एक विशेष प्रकार का स्टैंड होता है जिसमें 4 घड़ों का उपयोग किया जाता है। ऊपर के 3 घड़ों की जो तली होती है उसमें एक छोटा सा छिद्र होता है जिससे कि पानी अगले घड़े में चला जाता है। सबसे ऊपर वाले घड़े के ऊपर जो मलमल का कपड़ा लगा होता है उसे लगाया जाता है। इसमें बिना फिल्टर किया हुआ जो पानी होता है उसे छाना जाता है। साफ किए जाने वाला पानी धीरे धीरे छनकर दूसरे घड़े में आ जाता है। सबसे पहले ये ऊपर का जो घड़ा होता है इसके ऊपर मलमल का कपड़ा बांधा जाता है जिसमें अनछना जो पानी होता है उसे डाला जाता है। अब पानी छन जाता है और बहुत सारी अशुद्धियां होती है वो इस कपड़े के ऊपर ही आ जाती है। अब उसके बाद ये पानी जिसमें ये छेद के द्वारा दूसरे घड़े में जाता है। अब इस दूसरे घड़े के अंदर क्या होता है कि छोटे कच्चे कोयले के टुकड़े होते हैं जो कि ये जो कोयला होता है ये पानी की दुर्गंध को दूर करने का काम करता है। और अब पानी तीसरे घड़े में चला जाता है। तीसरे घड़े के अंदर रेत व छोटे छोटे कंकर होते हैं जिसमें जीवाणु इस रेत के महीन रेत में जो जीवाणु होते हैं वो फंस जाते हैं। और अब ये जो जल होता है वो चौथे घड़े में चला जाता है। यहाँ पर फिर से मलमल का कपड़ा लगाया जाता है जहाँ पे जल में जो अशुद्धियां होती है वो यही रुक जाती हैं और अब जो जल होता है वो पीने योग्य बिल्कुल साफ पानी होता है। इस विधि में इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि समय समय पर घड़ों का जो कच्चा कोयला, रेत और कंकर पत्थर है वो बदलते रहना चाहिए। इस विधि में समय अधिक लगता है परंतु आज भी गांवों में इस विधि का उपयोग सस्ता और उपयुक्त साधन है क्योंकि ये जितनी भी मटेरियल इसमें जितने भी मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है वो आसानी से मिल जाता है। इस विधि में उपयोग किए जाने वाली सभी जो चीजें होती हैं वो आसानी से मिल जाती हैं। इस विधि का लाभ क्या है कि यह पानी में तैरते कणों को हटाने में सहायता करती है। और इसकी कमी क्या है कि इसके द्वारा जीवाणुओं को नहीं हटाया जा सकता है। जितने भी दूसरे अशुद्धियां हैं जो कि जल में तैरती रहती हैं वो तो इससे हट जाती हैं। इसके अलावा कोयले के द्वारा दुर्गंध हट जाती है और बहुत सारे जीवाणु होते हैं जो कि मिट्टी में फंस जाते हैं पर इसमें उपस्थित सभी जीवाणुओं को नहीं हटाया जा सकता है। तो ये 2 विधियां हैं जो कि परंपरागत विधियां हैं जिसमें कि मलमल के कपड़े से जल को छानना और 4 घड़ों का उपयोग करके जल को शुद्ध करना। अब हम नेक्स्ट मेथड पढ़ेंगे जो कि केमिकल मेथड है जिसमें कि रासायनिक विधि का उपयोग करेंगे। इस रासायनिक विधि में सबसे पहले हम फिटकरी का उपयोग करते हैं। तो इसमें प्रश्न स्टूडेंट्स ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जल को शुद्ध करने के लिए रासायनिक विधि का वर्णन कीजिए या ऐसे पूछा जा सकता है कि किन्हीं भी 2 रासायनिक पदार्थों के नाम लिखिए और जल के शुद्धिकरण की विधि का वर्णन कीजिए। तो एक विधि का आपको वर्णन करना है और 2 का आपको नाम लिखना है। तो सबसे पहले है फिटकरी का उपयोग करना। यह जल को शुद्ध करने की रासायनिक विधि है जिसमें फिटकरी का उपयोग किया जाता है। इसको स्कंदन मेथड भी बोल सकते हैं, स्कंदन विधि का उपयोग करना भी बोल सकते हैं। इस विधि को फिटकरी पोटाश फिटकरी भी कहा जाता है। हाइड्रेटिक पोटेशियम सल्फेट और एल्यूमिनियम सल्फेट का यह द्विलवण होता है। जो फिटकरी है ये द्विलवण है जो कि पानी में घुलनशील है। पानी को शुद्ध करने के लिए क्या विधि है इसमें कि 1 लीटर पानी में 1 ग्राम फिटकरी का उपयोग किया जाता है।
इसे एक निश्चित अनुपात में ही लिया जाना चाहिए। सबसे पहले पानी को घोला जाता है और थोड़े समय के लिए इसे स्थिर छोड़ दिया जाता है। अब जितनी भी अशुद्धियां होती हैं वो इन फिटकरी के ऊपर चिपक जाती है और ये जो गोलियां बन जाती हैं, पानी में सारी अशुद्धियां इन फ्लास्क पर चिपक जाती है। इन्हें, ये जो छोटी छोटी गोलियां बन जाती है, इन्हें फ्लास्क कहते हैं। और जितनी भी अशुद्धियां पानी के अंदर होती है वो इनके ऊपर चिपक जाती है। तो पानी का ऊपरी हिस्सा बर्तन में स्थानांतरित कर दिया जाता है। अब नीचे तो पानी में अशुद्धियां रह जाती हैं और पानी का जो ऊपरी, जो ऊपर की तरफ आता है पानी, वह बिल्कुल साफ और स्वच्छ पानी होता है, जिसे कि दूसरे बर्तन में डाल दिया जाता है। या पानी का ऊपरी हिस्सा जो शुद्ध होता है उसे दूसरे बर्तन में एकत्रित कर लिया जाता है। इस विधि के लाभ क्या है कि इस विधि के द्वारा पानी में तैरते हुए कणों को हटाया जा सकता है, क्योंकि जितनी भी अशुद्धियां होती है ना स्टूडेंट्स, वो चिपक जाती है और इसके ऊपर चिपक जाती है और छोटी छोटी गोलियों का निर्माण हो जाता है, जो कि नीचे रह जाती है, पानी के तल में रह जाती है, और ऊपर जितना भी पानी होता है वो बिल्कुल शुद्ध पानी होता है। नेक्स्ट है क्लोरीन का उपयोग करना। जल को पीने योग्य बनाने का सस्ता, सरल और विश्वसनीय साधन क्लोरीकरण होता है। क्लोरीन रोगाणुओं को नष्ट कर देता है, परंतु ये जल की गंदगी को दूर नहीं करता। इसलिए पहले पानी को छाना जाता है। छानने से जो अशुद्धियां होती हैं वो अलग हो जाती हैं। क्लोरीकरण के लिए जल में ब्लीचिंग पाउडर को मिलाया जाता है। इस विधि के अंदर हम पढ़ेंगे कि जो ब्लीचिंग पाउडर है उसका उपयोग जल में किस प्रकार किया जाता है। तो इसके लिए एक चाय का चम्मच, यानी एक जो टीस्पून होता है उतना हमें ब्लीचिंग पाउडर लेते हैं हम, और 1 ग्लास पानी में मिलाया जाता है। इसके लिए 3 चाय के चम्मच जितनी मात्रा लेकर, यानी 3 टीस्पून लेकर, एक पानी से भरी बाल्टी, यानी कि 20 लीटर पानी में 3 छोटे चम्मच ब्लीचिंग पाउडर मिलाया जाता है। फिर इसे 30 मिनट के लिए रहने दिया जाता है, इसे रख दिया जाता है। इससे बहुत अधिक मात्रा में पानी साफ करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका उपयोग जैसे पानी के बड़े टैंक हैं तो उसमें एक निश्चित मात्रा के आधार पर ब्लीचिंग पाउडर मिलाया जाता है और जल को शुद्ध किया जाता है। इसके अलावा जो स्विमिंग पूल्स होते हैं उसके अंदर इसे मिलाया जाता है। यह कॉलीफॉर्म जीवाणु को मारने में सहायक होता है। और मार्केट में क्लोरीन की गोलियां भी उपस्थित होती हैं, जिसमें क्रियाशील भाग टेट्राग्लिसाइन हाइड्रोपीरियोडाइड है। यह केमिस्ट की दुकान पर आसानी से उपलब्ध हो जाती है। यह गोलियां यात्रा में, मिलिट्री कैंप्स में, पर्वतारोहियों या किसी अन्य द्वारा जिन्हें यह सुनिश्चित ना हो कि पानी में सूक्ष्म जीवाणु है या नहीं, वह इन्हें सावधानी पूर्वक प्रयोग कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, जब भी आपके इस प्रकार का क्वेश्चन आए कि एक समूह है जो कि पर्वतारोहण के लिए जा रहा है, तो उन्हें वहां पे जल के शुद्धिकरण के लिए किस विधि का उपयोग करना है, तो वहां पे आप क्लोरीन की गोलियों का उपयोग करना लिखेंगे। यह सुरक्षित और प्रभावी विधि है क्योंकि सभी जीवाणु में प्रदूषक इस विधि द्वारा मर जाते हैं। अब इसमें सावधानी क्या रखनी चाहिए? गोलियों की बोतल को दोबारा, जो गोलियों की जो बोतल है उसे कसकर बंद कर देना चाहिए, यानी कि अच्छे से उसे बंद कर देना चाहिए। और गोलियों को सूखा रखना चाहिए। और इसकी जो डेट ऑफ एक्सपायरी है, एक्सपायरी डेट होती है, उसे देखकर ही इसका उपयोग करना चाहिए। अगर इसकी तिथि निकल गई है तो इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट मेथड है यांत्रिक विधि। यांत्रिक विधि के अंदर हम पढ़ेंगे कि यंत्रों का उपयोग करके, यानी फिल्टर का उपयोग करके जल को किस प्रकार शुद्ध किया जाता है। तो इसका पहला मेथड है जीरो पी फिल्टर। ये छोटे आकार का फिल्टर होता है जिसे सीधे ही नल में फिट कर दिया जाता है। जहां पे हमारा पानी का स्रोत होता है वहीं पे फिट कर दिया जाता है। फिर इसके अंदर इस फिल्टर में लगी डिस्क धूल, मिट्टी और अशुद्धियों को छानकर अलग कर देती है। फिर पानी के डिस्क नीचे लगी पॉली आयोडाइड रेजिन के संपर्क में आने से जीवाणु रहित हो जाता है। हालांकि इसका आकार और क्षमता में छोटा होने के कारण इस प्रकार के फिल्टर का उपयोग बहुत कम किया जाता है। इस फिल्टर का प्रयोग करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। नए फिल्टर या काफी समय बाद प्रयोग करने से पहले 10 से 15 मिनट तक पानी को बहने देना चाहिए,
ताकि अंदर के जितना भी रेजिन है अच्छी तरह से गीला हो सके। फिल्टर चोक होने पर, यानी कि अगर उसमें अशुद्धियां हो रही है तो इसे निकाल कर साफ कर लेना चाहिए। नेक्स्ट है संग्रह करने वाला फिल्टर। इसमें बिजली का उपयोग नहीं होता है। इसमें इस प्रकार की रॉड्स लगी रहती हैं। ये स्टील का भी होता है या प्लास्टिक बॉडी का भी हो सकता है। इसमें स्टील या पोर्सिलिन के दो बर्तन एक दूसरे के ऊपर फिट किए जाते हैं। जिसमें आप इसमें पिक्चर में देख रहे हैं, ये दो बर्तन होते हैं जिसमें कि ये ऊपर नीचे फिट कर दिए जाते हैं। ऊपर का बर्तन ढक्कन से ढका होता है। ऊपर के बर्तन की तली पर 2 या 3 पोर्सिलिन की कैंडल फिट की जाती है। इसमें ये जो होता है, इसमें ऊपर से पानी यहाँ से डाला जाता है, इस पे ढक्कन लगा हुआ होता है और इसमें ये कैंडल्स लगी हुई होती हैं जिससे कि पानी फिल्टर होता है। और अब ये फिल्टर हुआ पानी अगले बर्तन में चला जाता है, नीचे के बर्तन में चला जाता है। पानी फिल्टर होकर नीचे के बर्तन में एकत्रित हो जाता है जिस पर एक नल फिट किया हुआ होता है जहां से हम शुद्ध पानी को ले सकते हैं। यह पानी में तैरते कणों को हटा देता है और यह जीवाणुओं को नहीं मारता है। अब ये जो फिल्टर होता है, इसमें ध्यान रखना होता है, इसे समय समय पर साफ करते रहना चाहिए जिससे जो ये मिट्टी वगैरह होती है वो अलग हो जाती है। नेक्स्ट है बिजली का फिल्टर। इस फिल्टर में 3 कक्ष होते हैं। पानी को पहले कक्ष में, जिसमें पोर्सिलिन की कैंडल लगी होती है, में से गुजारा जाता है जहां पानी में तैरते सभी कण हटा लिए जाते हैं। इसके पश्चात दूसरे कक्ष में जाता है पानी जिसमें सक्रिय कार्बन कण होते हैं। ये पानी में घुली कार्बनिक अशुद्धियां जैसे रंग, गंध मुक्त क्लोरीन को अवशोषित करता है। और अंत में पानी तीसरे कक्ष में से गुजरता है। इसमें अल्ट्रावायलेट लाइट फिट होती है जो प्रभावशाली रूप से सूक्ष्मदर्शी जीवाणु और वायरस को निष्क्रिय कर देती है। इसके अलावा पानी की गुणवत्ता निगरानी इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग सिस्टम द्वारा की जाती है। यदि पानी की शुद्धता का स्तर मानक स्तर से गिर जाता है तो यह पानी बहाव को रोक देता है। फिर पानी को साफ बर्तन में एकत्रित कर लिया जाता है। तो इसमें ये जो फिल्टर होता है ये बिजली से का उपयोग करके चलता है। इसमें 3 कैंडल्स लगी होती है जिसमें अलग अलग बार पहले पानी एक कैंडल से निकलता है, फिर दूसरी में जाता है और फिर तीसरी में जाता है और उसके बाद जो शुद्ध पानी होता है उसे एकत्रित कर लिया जाता है। सुरक्षित ठंडा पानी पीने योग्य पानी उपलब्ध होता है। गैस के उपयोग को बचाता है, यह समय को बचाता है और यह जीवाणु वायरस को निष्क्रिय कर देता है। अब इसकी कमियां क्या है कि यह बहुत महंगा होता है और यह बिजली की पूर्ति ना होने पर इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। यह पानी में घुली अशुद्धियां जैसे पेस्टिसाइड्स इत्यादि को नहीं हटा पाता है। तो ये जो फिल्टर है ये बिजली के द्वारा चलते हैं। अगर बिजली नहीं होती है तो इसमें अगर बिजली की आपूर्ति नहीं होती है तो जो पानी है वो शुद्ध नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट इज रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर प्यूरिफायर। इसमें आरओ सिस्टम होता है जिसमें पानी को पीने योग्य बनाने के लिए बिजली से चलने वाले रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर प्यूरिफायर बहुत तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। विकसित तकनीक से बने यह फिल्टर कठोर पानी तथा इसमें उपस्थित लवणों की अधिकता को खत्म कर पानी को पीने योग्य बना देते हैं। इस प्रकार के फिल्टर में पानी निम्नलिखित चरणों में से पानी को पीने योग्य बनाया जाता है। तो पहला चरण क्या है कि आरओ फिल्टर में एक सेंडिमेंट फिल्टर लगा होता है जो पानी में उपस्थित रहे मिट्टी के कणों को छानकर पानी को कार्बन फिल्टर में भेजता है। ये दूसरे फिल्टर में भेज देता है। इसके पश्चात पानी सक्रिय कार्बन प्री फिल्टर से गुजरता है जो रसायन, पेस्टिसाइड, विलायक और क्लोरीन को हटाता है। इसके पश्चात पानी अणुओं को एक बलपूर्ण अर्ध भेद झिल्ली जिसे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से गुजरता है जो सीसा, नाइट्रेट, आर्सेनिक, पारा, सिस्ट आदि को हटा देता है। तो ये जल में जितनी भी अशुद्धियां होती है इसे पूर्ण रूप से साफ कर देता है। पीछे बचे व्यर्थ पानी को अपने आप नाली में मोड़ दिया जाता है। इसमें एक जो पाइप लगा होता है उससे तो शुद्ध जल प्राप्त होता है और दूसरा एक वेस्ट पाइप लगा होता है जिसमें कि जितनी भी अशुद्धियां होती हैं वो
हटा दी जाती है, उसमें से निकल जाती हैं। व्यर्थ पदार्थ को अन्य अनुपयुक्त पानी बहा ले जाता है, जिससे झिल्ली मेम्ब्रेन साफ रहती है। तो ये जो वाटर प्यूरिफायर है, जिसमें रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर प्यूरिफायर होता है, इसमें इस तरीके से कैंडल्स लगी होती है, पानी इनमें से गुजरता है और शुद्ध पानी इस संग्रह टैंक में आ जाता है। फिर पानी को दोबारा एक अन्य सक्रिय प्री फिल्टर से गुजारा जाता है, जो स्वाद को बढ़ाता है और कोई गंध इसमें नहीं रहने देता। इसके पश्चात जल को पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट लैंप से गुजारा जाता है। उसका प्रयोग करने के बाद वायरस और जीवाणु आदि को हटाकर पानी को संग्रह टैंक में भेज दिया जाता है। इस फिल्टर के क्या लाभ है स्टूडेंट्स, के इस प्रकार के फिल्टर को कम देखभाल की आवश्यकता होती है और पानी का सभी प्रदूषण से मुक्त होता है और झिल्ली को आसानी से साफ किया जा सकता है। और इसकी कमियां या हानियां क्या है कि यह फिल्टर महंगा होता है। इस प्रक्रिया में पानी के शुद्धिकरण के दौरान पानी व्यर्थ बहुत होता है, यानी जो शुद्ध पानी होता है वो तो एक जगह एकत्रित कर लिया जाता है, बाकी जो वेस्ट में पानी होता है उसका पानी की बर्बादी बहुत होती है इसमें। तो हमें उस पानी को एकत्रित करके उसे जैसे फर्श को धोने में, पौधों को देने में भी उपयोग किया जा सकता है, दूसरे कामों में भी इसका उपयोग किया जा सकता है। पानी के आवश्यक लवण भी इस प्रक्रिया में छन जाते हैं। फिल्टर को साल में एक बार बदलने की आवश्यकता होती है। इसमें जो रॉड्स लगी रहती है फिल्टर के अंदर, उनको बदलने की आवश्यकता पड़ती है। तो इस प्रकार हमने इन फिल्टर्स के बारे में, यानी कि जल के शुद्धिकरण की यांत्रिक विधियों के बारे में पढ़ा। अब स्टूडेंट्स हम यहाँ पे पाठ से संबंधित कुछ क्वेश्चन हैं जिसे पढ़ेंगे, जिसमें है कि मैंने वैसे तो सारे क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिए हैं जैसे जैसे क्वेश्चन आते गए, पर कुछ अन्य क्वेश्चन भी है जिसे आप अपनी कॉपी में कर सकते हैं, जिनके आंसर पीछे की स्लाइड्स में ही है। पहला क्वेश्चन है, पानी के लिए सुरक्षित पीने के लिए सुरक्षित पानी में क्या क्या गुण होने चाहिए, जिसमें हमने जल के गुणों के बारे में पढ़ा, आपको वो लिखना है इसमें। पानी को शुद्ध करने के लिए फिटकरी के उपयोग का विस्तार से वर्णन कीजिए। इसमें हमने जो फिटकरी के उपयोग के बारे में पढ़ा उसके बारे में लिखना है आपको। स्टूडेंट्स आंसर मैं पहले ही बता चुकी हूँ, आपको खाली मैं क्वेश्चन पढ़ के सुना रही हूँ, आप इसके आंसर अब अपने आप करेंगे। पानी को शुद्ध करने के लिए उबालने और वाटर फिल्टर के प्रयोग की तुलना करके इनकी तुलना करनी है, कोई कौन सी विधि सही है और इनके लाभ व कमियों के बारे में लिखना है। जल के कार्य, जल के जो दैनिक जीवन के कार्य हैं और हमारे शरीर में जो कार्य है उनके बारे में लिखना है, और जल की उपयोगिता का वर्णन करना है। किन्हीं दो रसायनों का नाम लिखिए जिनसे पानी साफ हो जाता है। पीने के पानी के भंडारण करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कि वहां के आसपास के एरिया में गंदगी नहीं होनी चाहिए, जो बर्तन जिसमें हम स्टोर कर रहे हैं वो शुद्ध होना, साफ होना चाहिए, समय समय पर उसकी सफाई की जानी चाहिए। दूषित जल से होने वाली दो बीमारियों के नाम लिखिए। आप फिटकरी से पानी को पीने योग्य कैसे बना सकते हैं। कैंप में रहते समय यदि पीने के पानी को शुद्ध करना हो तो आप किस उपयुक्त रसायन का प्रयोग करेंगे, और उसकी विधि के बारे में भी पूछा जा सकता है। 10th क्वेश्चन है कि पीने के पानी को स्वच्छ करने के लिए उबालने की विधि का प्रयोग करते समय ध्यान रखने योग्य कौन कौन सी सावधानियां हैं। तो स्टूडेंट्स ये कुछ क्वेश्चन हैं जो मैंने इसमें सम्मिलित किए हैं। मैंने आगे भी क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में ही इस पूरे पार्ट को एक्सप्लेन किया है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपका 10th चैप्टर पूरा कंप्लीट होता है, जिसको हमने 3 पार्ट्स में बनाया है। अब मैं आपके लिए नेक्स्ट इसका 10th चैप्टर का जो सी पार्ट है वो आपके लिए लेके आऊंगी। जब तक आप इसके नोट्स बनाएं, इसके क्वेश्चन आंसर लिखें और इसे याद करें, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।